जैसे ही महिला तंग सुरंग से बाहर निकलती है, उसके पीछे से एक लंबा और डरावना हाथ बाहर आता है। राहत की बात यह थी कि वह राक्षस बेहद खतरनाक दिखता था, लेकिन उसकी चाल थोड़ी धीमी और बेढंगी थी। मौका मिलते ही मैरी चारों ओर नजर दौड़ाती है। तब उसे एहसास होता है कि वह किसी बेहद अजीब दुनिया में आ चुकी है। उसके पैरों के नीचे एक ऐसी गहरी खाई थी जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता था। पीछे दीवार तोड़ने की कोशिश करता भयानक राक्षस था और सामने हवा में लटकी एक सीढ़ी। वही सीढ़ी अब उसकी जिंदगी बचाने की आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही राक्षस दीवार तोड़ने ही वाला होता है, मैरी पूरी ताकत लगाकर ऊपर बने छोटे से दरवाजे में घुस जाती है। अंदर पहुंचते ही वह खुद को एक ऐसे दफ्तर में पाती है जो एक साथ जाना पहचाना भी लगता है और बिल्कुल अनजान भी। लेकिन मैरी इस रहस्यमयी जगह तक पहुंची कैसे? इस अजीब घटना की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम क्लार्क था। एक दिन क्लार्क की नजर अपने घर की दीवार पर पड़ी एक बिल्कुल सीधी दरार पर जाती है। वह उत्सुकता में उसके पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह सीधे दीवार के आर पार निकल जाता है और एक बिल्कुल अनजान दुनिया में पहुंच जाता है। उस जगह की हर दीवार बीमार पीले रंग की थी। ऊपर लगी ट्यूब लाइटें लगातार तेज भनभनाहट की आवाज कर रही थी, जिससे पूरा माहौल और भी डरावना लग रहा था। क्लार्क पहले यह परखता है कि क्या वह वापस जा सकता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि अभी लौटना संभव है, तो वह हिम्मत जुटाकर उस रहस्यमयी जगह की खोज शुरू कर देता है। यही वह जगह थी जिसे बाद में लोग लेवल 0 के नाम से जानने लगे। यह एक अंतहीन पीली भूल भुलैया थी। यहाँ न कोई खिड़की थी, न कोई बाहर निकलने का रास्ता और न ही कहीं कोई इंसान दिखाई देता था। नीचे झुकी हुई छत ऐसी थी कि हर पल दम घुटने का एहसास होता था। इस वीरान जगह में सिर्फ एक अजीब चीज नजर आती थी, एक उल्टा लगा हुआ चेतावनी का बोर्ड। क्लार्क गहरी सांस लेता है और डर पर काबू पाकर आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाने पर उसे जमीन पर एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है। तभी अचानक उसके कानों में किसी मशीन जैसी आवाज गूंजने लगती है। वह उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। दूर उसे किसी इंसान जैसी आकृति दिखाई देती है, लेकिन पास पहुंचने पर उसका भ्रम टूट जाता है। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि इंसान के आकार का एक साइन बोर्ड था। उसकी छाती पर एक ऑडियो प्लेयर टंगा हुआ था जो अलग अलग भाषाओं में लोगों का स्वागत कर रहा था। क्लार्क उसे कुछ पल तक देखता है, फिर उसे नजरअंदाज करके बगल वाले कमरे की ओर बढ़ जाता है। वहां उसे एक संकरी सुरंग मिलती है। उसी रास्ते पर चलते हुए उसे एक बैग भी मिलता है। बैग के अंदर रखे पहचान पत्र किसी रहस्यमयी अनुसंधान संस्थान के थे। अब क्लार्क की जिज्ञासा पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वह उस संकरे रास्ते पर आगे बढ़ता है और एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जो पहले से भी ज्यादा विचित्र था। कमरे में रखी कुर्सियां और जूते ऐसे लग रहे थे मानो पिघलकर फर्श का हिस्सा बन गए हों। उसी समय पीछे वाले गलियारे से कोई अजीब आवाज सुनाई देती है। क्लार्क तुरंत वहां जाकर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अचानक अगले ही पल जोर की आवाज आती है। वह रहस्यमयी साइन बोर्ड जमीन पर गिर चुका था। अब क्लार्क को साफ महसूस होने लगा कि इस जगह पर उसके अलावा भी कोई मौजूद है। वह बिना एक पल गंवाए दूसरे रास्ते से भाग निकलता है, लेकिन बाहर निकलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह फिर से उसी उल्टे चेतावनी वाले बोर्ड के सामने खड़ा था। अब उसे समझ आ चुका था कि इस जगह का नक्शा सामान्य दुनिया के नियमों का पालन नहीं करता। घबराकर वह वापस उसी दीवार की ओर जाता है जहां से वह अंदर आया था, लेकिन जैसे ही वह दीवार को छूता है, वह अब ठोस बन चुकी थी। वापस जाने का रास्ता गायब हो चुका था। क्लार्क का चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। घबराहट में वह दीवार के किनारे किनारे कुछ कदम आगे बढ़ता है। तभी अचानक दीवार फिर से धुंधली होने लगती है। तब उसे समझ आता है कि उसने बाहर निकलने की जगह ही गलत याद रखी थी। वह बिना देर किए तुरंत वास्तविक दुनिया में वापस लौट आता है, लेकिन कुछ ही पल बाद वह दोबारा उसी रहस्यमयी जगह में चला जाता है। डर के बावजूद वह एक जरूरी चीज लेना नहीं भूला था। वह वहां से एक सबूत अपने साथ लेकर लौटना चाहता था ताकि कोई उसकी बात पर यकीन करे। घर वापस आने के बाद क्लार्क काफी देर तक अपनी सफेद दीवार को चुपचाप देखता रहता है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर वह अंतहीन पीली दुनिया थी क्या? इधर कहानी का रुख एक गुप्त अनुसंधान संस्थान की ओर मुड़ता है। वहाँ एक वैज्ञानिक कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान से कुछ देख रहा था। स्क्रीन पर वही दृश्य चल रहा था जिसमें क्लार्क उस रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करता दिखाई देता है। यानी क्लार्क अकेला इंसान नहीं था जिसने उस जगह को देखा था। दरअसल 1990 में भी इस संस्थान के पास ऐसी ही एक रहस्यमयी वीडियो रिकॉर्डिंग पहुंची थी। उस वीडियो में भी एक व्यक्ति गलती से उसी डरावनी दुनिया में पहुंच गया था। चारों ओर फैली वीरानी पीली दीवारें और अंतहीन गलियारों ने धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन तोड़ना शुरू कर दिया। वह कैमरा लेकर लगातार भागता रहा, माइक्रोफोन में मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन उस अनंत भूल भुलैया में
उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत देर तक भागने के बाद जब वह पूरी तरह थक चुका था, तभी उसके पीछे से एक काली परछाई तेजी से गुजरती है। वह घबराकर पलटता है। उसे लगता है कि कोई राक्षस उसका पीछा कर रहा है, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वह तो केवल एक घायल पक्षी था। फिर भी किसी की नजर लगातार उस पर टिकी होने का एहसास उसका पीछा नहीं छोड़ता। कुछ देर बाद उसे एक नया रास्ता दिखाई देता है। उसे विश्वास हो जाता है कि आखिरकार उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। लेकिन जैसे ही वह उस रास्ते से आगे बढ़ता है, वह फिर उसी पीले कमरों वाली भूल भुलैया में पहुंच जाता है, मानो यह जगह किसी को बाहर निकलने ही नहीं देना चाहती। यहीं पर वह रहस्यमयी वीडियो अचानक समाप्त हो जाती है और उस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति फिर कभी दुनिया को दिखाई नहीं देता। अगली सुबह क्लार्क अपनी मनोवैज्ञानिक मैरी से मिलने पहुंचता है। वह पिछली रात की सारी अजीब घटनाएं उसे बताता है, लेकिन मैरी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। उसे लगता है कि क्लार्क की पुरानी मानसिक समस्या फिर से उभर आई है। असल में क्लार्क एक ऐसा इंसान था जो लंबे समय से मानसिक तनाव और याददाश्त की समस्याओं से जूझ रहा था। कभी उसका सपना एक सफल वास्तुकार बनने का था, लेकिन आज वह मुश्किल से चल रही एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान संभाल रहा था। दुकान में ग्राहक लाने के लिए उसे हर दिन अजीब और मजाकिया समुद्री डाकू वाले विज्ञापन बनाने पड़ते थे। लगातार असफलताओं ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वह शराब का आदी बन चुका था, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा था। यही वजह थी कि उसकी खुशहाल शादी भी टूट गई। समय के साथ उसका गुस्सा और बढ़ता गया। आखिरकार उसे मजबूर होकर मनोवैज्ञानिक की मदद लेनी पड़ी। मैरी उसे उसके पुराने डर और दर्द का सामना करवाने के लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करती है, लेकिन क्लार्क के भीतर छिपा गुस्सा और खुद को नुकसान पहुंचाने का स्वभाव किसी फटने को तैयार ज्वालामुखी की तरह था। इसी कारण इलाज का असर भी बहुत कम हो रहा था। मैरी से मिलने के बाद क्लार्क अपनी फर्नीचर की दुकान पर लौट आता है। उस रात वह वहीं रुकने का फैसला करता है, लेकिन अचानक दुकान का टीवी बंद हो जाता है। फिर बिना किसी वजह के सारी लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। गुस्से में क्लार्क सीधे बेसमेंट में पहुंचता है और एक एक करके सभी सामान्य स्विच बंद कर देता है। फिर भी दुकान की लाइटें जलती रहती हैं। आखिर उसकी नजर नीचे लगी कुछ अजीब और अनजान बटन पर पड़ती है। जैसे ही वह उन्हें दबाता है, पूरी फर्नीचर की दुकान एक ही पल में गहरे अंधेरे में डूब जाती है और ठीक उसी पल दीवार के पीछे फिर से वही रहस्यमयी दुनिया दिखाई देने लगती है। जब क्लार्क पिछली रात की पूरी घटना अपनी मनोवैज्ञानिक मैरी को बताता है, तो उसके चेहरे पर साफ अविश्वास दिखाई देता है। मैरी को पूरा यकीन था कि क्लार्क ने जरूर शराब पी रखी होगी, लेकिन क्लार्क बार बार एक ही बात दोहराता है, मैंने कल रात शराब की एक बूंद भी नहीं पी थी। अपनी बात साबित करने के लिए वह उस रहस्यमयी दुनिया का नक्शा भी अपने हाथों से बनाकर दिखाता है। फिर भी मैरी को यह सब किसी डरावने सपने या भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं लगता। उसे लगता है कि लगातार मानसिक तनाव ने क्लार्क के दिमाग पर गहरा असर डाला है और अब उसे ऐसी चीजें दिखाई देने लगी हैं जो असल में मौजूद ही नहीं है। लेकिन क्लार्क हार मानने वालों में से नहीं था। वह तय करता है कि इस बार वह गवाहों के साथ जाएगा और पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड करके दुनिया को साबित करेगा कि वह पागल नहीं है। क्लिनिक से निकलने के बाद क्लार्क अपनी दुकान पर पहुंचता है। वह अपने 2 कर्मचारियों बॉबी और केट को अतिरिक्त पैसे और कैमरा इस्तेमाल करने की अनुमति देने का लालच देकर रात में अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। रात होते ही तीनों दुकान के अंधेरे बेसमेंट में पहुंचते हैं। क्लार्क उनके सामने सीधे उस दीवार की ओर बढ़ता है जिस पर दरवाजा बना हुआ था और अगले ही पल वह बिना रुके उस दीवार के आर पार चला जाता है। यह देखकर बॉबी और केट के होश उड़ जाते हैं। कुछ पल तक दोनों वहीं जमे रहते हैं, लेकिन जिज्ञासा आखिर डर पर भारी पड़ जाती है। दोनों कांपते हुए उसी दीवार के अंदर कदम रखते हैं और देखते ही देखते वे भी उस रहस्यमयी बैक रूम्स की दुनिया में पहुंच जाते हैं। कुछ देर तक तीनों मिलकर उस अनंत भूल भुलैया की खोज करते रहते हैं। तभी उन्हें एक ऐसा गहरा खड़ा गड्ढा दिखाई देता है जिसका तल नजर ही नहीं आता। क्लार्क को लगता है कि शायद यही नीचे की मंजिल तक जाने का रास्ता है। रोमांचक वीडियो बनाने का शौकीन बॉबी तुरंत आगे आता है। वह अपनी कमर में रस्सी बांधता है और गड्ढे के अंदर उतरने लगता है। नीचे पहुंचते ही उसके पैरों के नीचे सड़े हुए कपड़ों का विशाल ढेर दिखाई देता है। पूरी जगह से सड़ांत आ रही थी। वहां का माहौल इतना डरावना था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। तभी अचानक गलियारे के आखिर में बने एक कमरे से कोई अजीब आवाज सुनाई देती है। बॉबी को तुरंत खतरे का एहसास होता है। वह बिना समय गंवाए वापस ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वह गड्ढे के मुंह तक पहुंचने वाला होता है, अचानक कोई अनदेखी ताकत उसकी रस्सी को जोर से नीचे खींच लेती है। ऊपर खड़े क्लार्क और केट पूरी ताकत से रस्सी पकड़ लेते हैं, लेकिन वह ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक झटके में बॉबी को अंधेरी सुरंग के अंदर घसीट लिया जाता है। इस अफरा तफरी में क्लार्क और केट का संतुलन भी बिगड़ जाता है।
है और दोनों भी उसी गड्ढे में गिर पड़ते हैं। नीचे गिरते ही वे अपनी आंखों से देखते हैं कि कोई रहस्यमयी चीज बॉबी को बगल वाली सुरंग में घसीट कर ले जा रही है। केट घबरा कर उसके पीछे दौड़ पड़ती है। क्लार्क कैमरा उठाकर उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वह केट से भी बिछड़ जाता है। अब वह उस अंधेरी, टेढ़ी मेढ़ी और अंतहीन भूल भुलैया में बिल्कुल अकेला था। पता नहीं कितनी देर तक भटकने के बाद वह एक धुंधले कमरे में पहुंचता है। कमरे के बीचों बीच एक क्रिसमस ट्री रखा हुआ था और उसके नीचे कोई इंसान जैसा साया चुपचाप बैठा हुआ दिखाई देता था। क्लार्क धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अंधेरे को चीरते हुए एक डरावना गुड़िया जैसा राक्षस उस पर झपट पड़ता है। क्लार्क बुरी तरह घबरा जाता है। वह तुरंत पीछे हटता है और जान बचाकर भागने लगता है। भागते भागते वह एक ऐसे इलाके में पहुंचता है जहां चारों तरफ सफेद टाइलें लगी हुई थीं। ये बैक रूम्स का रहस्यमयी अनंत स्विमिंग पूल स्तर था। उसी जगह एक अजीब दीवार के पास उसे अचानक केट की मदद के लिए पुकार सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे केट ठीक दीवार के दूसरी तरफ मौजूद हो, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, क्लार्क उसे देख नहीं पा रहा था, जबकि केट दीवार के उस पार से क्लार्क की हर हरकत साफ साफ देख पा रही थी। और तभी क्लार्क के पीछे रखा कैमरा अचानक अपने आप हवा में उठने लगता है, मानो उसे किसी अदृश्य हाथ ने उठा लिया हो। उधर वास्तविक दुनिया में मैरी को क्लार्क का पहले से रिकॉर्ड किया हुआ एक वॉइस मैसेज मिलता है। उसमें क्लार्क कहता है, हो सकता है मैं अब कभी वापस न लौट पाऊं। यह सुनते ही मैरी को मामला बेहद गंभीर लगने लगा है। अपने पेशे की जिम्मेदारी निभाते हुए वह तुरंत क्लार्क की फर्नीचर की दुकान पर पहुंच जाती है। पूरी दुकान में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। वहाँ कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। सिर्फ एक दीवार पर दरवाजे जैसी रहस्यमयी आकृति बनी हुई थी। पास रखे ब्लैक बोर्ड पर किसी ने जल्दबाजी में उस अनंत भूल भुलैया का नक्शा बनाया हुआ था। मैरी धीरे धीरे दीवार को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है और अगले ही पल उसकी उंगलियां बिना किसी रुकावट के दीवार के आर पार निकल जाती हैं। कुछ क्षण तक वह वहीं खड़ी रहती है, फिर गहरी सांस लेकर हिम्मत जुटाती है और उस दीवार के भीतर कदम रख देती है। जैसे ही वह अंदर पहुंचती है, चारों तरफ वही पीली दीवारें, वही डरावनी खामोशी और वही अंतहीन गलियारे दिखाई देते हैं। अब उसे यकीन हो जाता है क्लार्क ने एक भी झूठ नहीं बोला था। हालांकि उसे वहाँ वे फर्नीचर नहीं दिखाई देते जिनके बारे में क्लार्क ने बताया था। बाकी लोगों की तरह मैरी के मन में भी उस रहस्यमयी दुनिया को जानने की उत्सुकता जाग उठती है। वह एक एक कमरे की सावधानी से तलाश शुरू कर देती है। कुछ देर बाद उसे टूटे फूटे फर्नीचर का एक ढेर दिखाई देता है। उसी कमरे की दीवार पर एक बेहद विचित्र चित्र बना हुआ था। चित्र में समुद्री डाकू की वेशभूषा पहने एक काला साया दिखाई देता था। मैरी समझ जाती है कि यह शायद क्लार्क के अवचेतन मन का रूप है। उस चित्र के ऊपर एक छोटी सी खिड़की भी बनी हुई थी, मानो यह चित्र कोई संदेश दे रहा हो। शायद यह रहस्यमयी दुनिया यहाँ आने वाले हर इंसान की यादों, डर और पुराने घावों को किसी न किसी रूप में वास्तविक बना देती है। मैरी अभी उसी चित्र को ध्यान से देख ही रही थी कि अचानक क्लार्क सामने वाली गली से बाहर आता दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ बोल भी नहीं पाते कि तभी पीछे से किसी के भारी कदमों की आवाज गूंजने लगती है। अजीब बात यह थी कि वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई विशाल और बेहद खतरनाक चीज उनकी ओर बढ़ रही हो। वातावरण का दबाव हर पल बढ़ता जा रहा था। तभी क्लार्क अचानक मैरी पर झपट पड़ता है और उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। जब मैरी की आंख खुलती है तो वह खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। वह एक अजीब और डरावने रेस्तरां जैसी जगह में थी। सामने क्लार्क बैठा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर पहले वाला इंसान नहीं बल्कि पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। क्लार्क पास खड़े एक इंसान जैसे दिखने वाले राक्षस की ओर इशारा करते हुए कहता है, ये सब इस जगह की बनाई हुई नकल है। उसके अनुसार यह रहस्यमयी दुनिया यहाँ आने वाले हर इंसान और हर चीज को अपने भीतर दर्ज कर लेती है और फिर उनकी एक नई प्रतिकृति तैयार करती है। लेकिन हर बार बनने वाली वह प्रतिकृति पूरी तरह सही नहीं होती। उसमें कोई न कोई भयानक गलती रह जाती है। क्लार्क दावा करता है कि पहले जो राक्षस उन्होंने देखा था वह असल में केट की बिगड़ी हुई प्रतिकृति थी। उसका कहना था कि यहाँ मौजूद ये सभी प्राणी न दर्द महसूस करते हैं, न उनके पास अपनी सोच होती है। वे बिल्कुल उसी तरह हैं जैसे किसी फर्नीचर की नकल बनाकर रख दी गई हो। मैरी ध्यान से उसकी हर बात सुनती रहती है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते उसे साफ समझ आ जाता है कि क्लार्क का मन अब इस रहस्यमयी दुनिया के असर में पूरी तरह टूट चुका है। अब उसके लिए सबसे जरूरी था क्लार्क को शांत रखना। इसलिए वह अपने मनोवैज्ञानिक अनुभव का सहारा लेते हुए धीरे धीरे उससे बात करने लगती है। फिर वह उसकी आंखों में देखकर एक ऐसी बात कहती है जो सीधे उसके दिल पर चोट करती है। तुम्हें इस जगह ने कैद नहीं किया है क्लार्क। असल में तुम आज तक अपने बीते हुए अतीत से बाहर ही नहीं निकल पाए हो। मैरी लगातार धैर्य और समझदारी से क्लार्क को समझाने की कोशिश करती है। आखिरकार क्लार्क
का गुस्सा थोड़ा शांत होने लगता है। कुछ पल सोचने के बाद वह धीरे धीरे मैरी के हाथों की रस्सियां खोल देता है, लेकिन तभी बाहर से अचानक जोरदार धमाके की आवाज गूंजती है। पास खड़ा लाल कपड़े पहने वह रहस्यमयी प्राणी घबराकर भाग जाता है। उसी के साथ भारी कदमों की डरावनी आहट धीरे धीरे पास आने लगती है। कुछ ही क्षणों बाद समुद्री डाकू के कपड़ों में एक विशाल राक्षस कमरे के अंदर प्रवेश करता है। उसे देखते ही क्लार्क पहचान जाता है। उसे पूरा विश्वास था कि यह उसकी चेतना के आधार पर बनी एक प्रतिकृति है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अगले ही पल उसका यह भ्रम टूट जाता है। राक्षस अचानक क्लार्क को उठाकर उस पर बेरहमी से हमला कर देता है। यह मौका देखकर मैरी तुरंत वहां से भाग निकलती है, लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही उसके सामने फिर वही अंतहीन बैकरूम्स की भूल भुलैया फैली हुई थी। डर के मारे वह बिना सोचे समझे एक दूसरे कमरे में छिप जाती है, लेकिन राक्षस उसका पीछा करते हुए दरवाजे पर जोर जोर से हमला करने लगता है। अब मैरी के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। वह पूरी ताकत से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। उसे एक सीढ़ी दिखाई देती है। वह तेजी से ऊपर चढ़ती है और छत पर बने छोटे से दरवाजे के अंदर घुस जाती है। काफी संघर्ष के बाद वह एक ऐसे बेसमेंट में पहुंचती है जो बिल्कुल क्लार्क की फर्नीचर की दुकान जैसा दिखाई देता था। उसे लगता है कि आखिरकार वह वास्तविक दुनिया में लौट आई है, लेकिन जैसे ही वह दुकान का मुख्य दरवाजा खोलती है, उसके सामने बाहर की दुनिया नहीं बल्कि एक ठंडी ठोस दीवार खड़ी थी। उसी पल उसे समझ आ जाता है कि वह अब भी बैक रूम्स के अंदर ही फंसी हुई है, लेकिन दुख मनाने का समय भी नहीं था, क्योंकि समुद्री डाकू जैसा वह राक्षस फिर से उसके पीछे पहुंच चुका था। मैरी तुरंत पास रखा एक लोहे का डंडा उठाती है और पूरी ताकत से राक्षस पर वार कर देती है। राक्षस कुछ पल के लिए गिर पड़ता है। बस यही मौका था। मैरी पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकलती है। भागते भागते उसे गलती से एक अजीब स्विच दब जाता है। अचानक चारों ओर तेज अलार्म बजने लगता है। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका सफेद धुएं से भर जाता है। घबराई हुई मैरी चारों तरफ नजर दौड़ाती है। तभी उसे दीवार में एक बेहद संकरी दरार दिखाई देती है। वह बिना देर किए उसके अंदर घुस जाती है। राक्षस भी उसके पीछे आने की कोशिश करता है, लेकिन उसका विशाल शरीर उस संकरी जगह में फंस जाता है। मैरी लगातार आगे बढ़ती रहती है। काफी दूर जाने के बाद उसे अचानक जैव सुरक्षा पोशाक पहने कुछ रहस्यमयी लोग दिखाई देते हैं। वह उनका चेहरा ठीक से देख भी नहीं पाती कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जब उसे दोबारा होश आता है तो वह खुद को एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला में पाती है। चारों ओर वैज्ञानिक खड़े थे और जिसने उसका पीछा किया था वह समुद्री डाकू जैसा राक्षस अब एक प्रयोग मेज पर बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था। तभी चश्मा पहने एक वैज्ञानिक उसके पास आता है। वह बताता है कि यह जगह पहले MRI मशीनें बनाने वाली एक कंपनी थी, लेकिन एक वैज्ञानिक प्रयोग के दौरान उन्होंने गलती से दो अलग अलग आयामों के बीच की सीमा को भेद दिया और उसी हादसे में उन्हें बैकरूम्स जैसी इस रहस्यमयी दुनिया का पता चला। उस खोज के बाद कंपनी का उद्देश्य पूरी तरह बदल गया। अब उनका मकसद मशीनें बनाना नहीं था। वे उन सभी लोगों के अनुभव दर्ज कर रहे थे जो इस रहस्यमयी दुनिया में भटकर पहुंच जाते थे। उनका लक्ष्य था पूरे बैक रूम्स का नक्शा तैयार करना और इस अनजान दुनिया के सबसे बड़े रहस्य को समझना। लेकिन शायद उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि बैक रूम्स हर पल खुद को बदल रहा था। वह लगातार विकसित हो रहा था। उसी समय इस रहस्यमयी दुनिया की गहराई में मौजूद एक सुनसान कमरे में मैरी की शक्ल पर आधारित एक नई प्रतिकृति चुपचाप जन्म ले चुकी थी। यही फिल्म दर्शकों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ देती है। क्या बैक रूम्स सिर्फ इंसान के मन का डर और यादों से बना हुआ संसार है, या फिर यह सचमुच ब्रह्मांड के किसी भूले बिसरे कोने में मौजूद एक वास्तविक दुनिया है? क्लार्क ने जब पहली बार इस जगह में कदम रखा था तब उसने कई अलग अलग भाषाओं में प्रसारित होने वाली आवाजें सुनी थी। संभव है कि वे संदेश इसी अनुसंधान संस्थान ने जानबूझकर प्रसारित किए हों, ताकि इस रहस्यमयी दुनिया में मौजूद किसी अज्ञात शक्ति को यह दिखाया जा सके कि उनका इरादा शत्रुता का नहीं बल्कि संपर्क बनाने का है। अगर ऐसा है तो शायद बैकरूम्स वास्तव में इस ब्रह्मांड का कोई छिपा हुआ हिस्सा है, लेकिन इसकी हर परत इंसान के डर, यादों और मानसिक घावों से भी गहराई से जुड़ी हुई दिखाई देती है। शायद यही अनसुलझा रहस्य बैकरूम्स को इतना रोमांचक और डरावना बनाता है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको लगता है कि बैकरूम्स सचमुच एक दूसरी दुनिया है या फिर ये सिर्फ इंसान के दिमाग की भूल भुलैया है, तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली शानदार और रहस्यमयी फिल्म की कहानी के साथ।